जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित आप सभी का एजुकेन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 2019 सीजी टेट में आए प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है? ठीक है, आरटीई पूछ रहा है, राइट टू एजुकेशन किसके लिए बनाया गया था? क्या 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए बनाया गया था, दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया था, या 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए, या अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ऐसे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दिव्यांग बच्चों के लिए आरपीडीडब्ल्यू एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? आरपीडी डब्ल्यू एक्ट, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट। ठीक है, आरपीडी एक्ट, राइट टू प्रोटेक्शन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, और इसमें 21 प्रकार के विकलांगता का वर्णन किया गया है। 21 प्रकार के विकलांगता का वर्णन आरपीडीडब्ल्यू एक्ट में किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए आईटीई एक्ट लाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती? भारत में किस प्रकार की वर्षा नहीं होती, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा जो पर्वत में वर्षा होती है उसे प्रवर्तीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, मूसलाधार वर्षा नहीं होती। ठीक है, संवहनिका वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक, ये होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन मूसलाधार वर्षा भारत में नहीं होता। मूसलाधार वर्षा तेजी से वर्षा होता है, ये वर्षा का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, और हमें पूछा है वर्षा नहीं होती, तो मूसलाधार वर्षा भारत में नहीं होती। सही आंसर क्या हो जाएगा? मूसलाधार वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? मतलब प्राचीन काल में भारत में सांस्कृतिक सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सैन्य अभियान नहीं। यदि हम किसी दूसरे देश में सैन्य अभियान करेंगे तो वहां की संस्कृति कल्चर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो सैन्य अभियान नहीं होगा। ठीक है, नौ जहाज रानी अभियान, ये भी नहीं होगा, और इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो व्यापारिक संबंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक संबंधों के माध्यम से प्राचीन काल में जो संस्कृति होती थी वो एक दूसरे देश में हस्तांतरित होती थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक संबंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित को क्रम में रखिए। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है। प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है, तो प्रस्तावना के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना को उपदेशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को कब 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 तैयार किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को तैयार किया गया। किसके द्वारा? तो JL नेहरू के द्वारा। ठीक है, JL नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। इसे पारित कब किया गया? तो पारित 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पारित किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना, अब क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं? तो इस संबंध में 3 वाद होते हैं। ठीक है, 3 वाद होते हैं। पहला कौन सा है? बेरूबारी मामला। ठीक है, तो पहला कौन सा है? बेरूबारी मामला। ये कब होता है? 1960 को होता है। इसमें क्या कहा गया? जो हमारी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है और ना ही न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है कहने का तात्पर्य क्या है? तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द
जिनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, इसे ही न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है कहा गया है। ठीक है, तो पहला मामला बेरूबारी मामला होता है। ठीक है, दूसरा मामला कौन सा आता है, तो गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब राज्य, इसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है। ठीक है, मूल आत्मा है और क्या है, संविधान का अंग भी है। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा गया है, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है और न्यायालय में प्रवर्तनीय भी है। ठीक है, तीसरा केस और महत्वपूर्ण केस कौन सा आता है, तो केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 368 के तरफ अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इनका मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और वह संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को होता है और इसके तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, अच्छा, अब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। ठीक है, और समता की बात करें, समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। कौन सा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में मिलता है। और उनका क्रम क्या होगा, तो पहला क्या आ जाएगा, विचार की स्वतंत्रता, यानी कि ए, पहला का ए। ठीक है, पहला का ए, उसके बाद क्या होगा, विचार के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता, फिर धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय इस हेतु एक ध्यान एकत्र किया था। तो छत्तीसगढ़ में जब गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ तो किसके लिए दान एकत्र किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कांग्रेस को नहीं। ठीक, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना 1921 में होता है, असहयोग आंदोलन के लिए फंड एकत्रित करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तिलक स्वराज्य फंड। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो गांधी जी द्वारा। ठीक है, गांधी जी द्वारा तिलक फंड का स्थापना किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तिलक स्वराज फंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेडोगॉजी से है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य क्यों किया जाता है। ठीक, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य क्यों किया जाता है, क्या परियोजना कार्य जल्दी पूर्ण होता है, इसके लिए परियोजना कार्य दिया जाता है क्या, नहीं। ठीक, जल्दी पूर्ण होने के लिए नहीं। अध्यापक और बच्चों का समय बचता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बच्चों राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भेजने हेतु, ये भी नहीं। ठीक है, तो परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, इसीलिए परियोजना कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रचनात्मक कौशल का विकास हेतु। ठीक है, बच्चों में क्रिएटिविटी
कि डेवलप हेतु परियोजना कार्य को दिया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में ईस्वी में लड़ा गया था। और यह किसके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है, तो अकबर और उदय सिंह के बीच लड़ा गया था क्या? तो नहीं, अकबर और उदय सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध नहीं लड़ा गया था। अकबर और राणा प्रताप के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था क्या? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच नहीं लड़ा गया था। मान सिंह और उदय सिंह के बीच भी नहीं। तो ये मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मान सिंह और राणा प्रताप। लेकिन यदि इस ऑप्शन में मान सिंह और राणा प्रताप नहीं दिया होता तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर और राणा प्रताप हो जाता, क्योंकि ये मान सिंह अकबर का ही सेनापति था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मान सिंह और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सही क्या है? सही क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से हमें सही उत्तर को पहचानना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। ठीक है, जो भारत का नागरिक ही नहीं है वो विदेशी राज्य का उपाधि कैसे धारण कर सकता है? वो भी भारत में लाभ के पद धारण करने के पश्चात? तो गलत, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अब पूछ रहा है भारत का नागरिक नहीं, सॉरी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। तो बिल्कुल, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है, भारत में कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से क्या नहीं ग्रहण कर सकता? कोई भी किसी भी प्रकार का उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या है? विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से ही वह विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, डी नंबर क्या कह रहा है? भारत का एक नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य का कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो राष्ट्रपति के सहमति बिना किसी भी प्रकार का उपाधि वह ग्रहण नहीं कर सकता, बिना सहमति के किसी भी प्रकार का उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हमें पूछ रहा है सही क्या है? तो बी और सी नंबर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तमिलनाडु के तट को सुनामी ने सर्वाधिक किस वर्ष प्रभावित किया था? तो 2004 में सुनामी आया था तमिलनाडु तट में, जिसमें तमिलनाडु के तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। सुनामी क्या है? समुद्र में लहर उठने वाले जो तरंगे है वो क्या है? एक प्रकार का सुनामी है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2004 में तमिलनाडु के तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था सुनामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी क्या है सुमेलित नहीं है? पूछ रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ कंपनी के गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल में किए गए युद्ध दिया गया है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग रोहिला का युद्ध, वारेन हेस्टिंग रोहिला का युद्ध कब हुआ था? रोहिला का युद्ध 1773 और 1774। ठीक, 1773 और 74 को रोहिला का युद्ध हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वेलेलाजी तृतीय मैसूर युद्ध वेलेलाजी के शासन में नहीं बल्कि कार्नवालिस के शासन में हुआ था। कार्नवालिस की शासन काल में हुआ था। ठीक,
लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध, ये भी सही है, और लॉर्ड हार्डिंग के कार्य में प्रथम सिख युद्ध हुआ था। तो सही कौन सा नहीं है? तृतीय मैसूर युद्ध का लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, और हमेशा ही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजनांदगांव में 1939 में जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम क्या है? राजनांदगांव जिले के संबंध में पूछा है। राजनांदगांव जिले में 1939 में क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह। इसमें कौन शहीद हुए थे? ठीक है, शहीद होने वाले सत्याग्रही का नाम पूछा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामाधीन गौड़। रामाधीन गौड़ राजनांदगांव के सत्याग्रह में शहीद हुआ था। अच्छा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में, तो 1946 में इसने क्या किया था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का स्थापना किया था। शोषण विरोधी मंच का स्थापना किया था। ठीक है, इसी ने ही 1909 में क्या किया था? तो सरस्वती ग्रंथालय का स्थापना किया था। सरस्वती ग्रंथालय या पुस्तकालय का स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछ रहे हैं? राजनांदगांव में 1939 में जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? रामाधीन गौड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भक्ति संतों की जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया था। निम्नलिखित किस भक्ति संतों ने क्या किया था? जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया था। तो गुरु नानक ने किया था क्या? तो गुरु नानक ने तो किया था। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, और कबीरदास जी ने भी जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के ये कवि हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी ने भी जाति प्रथा, रूढ़िवादी आदि का विरोधी थे। ठीक, ज्ञानेश्वर ने भी किया था, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं किया था। ठीक है, तुलसीदास जी ने तो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था, तो इन्होंने क्या? जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था। वर्ण व्यवस्था एक प्रकार की जाति ही तो है, तो इन्होंने तो जाति प्रथा को स्वीकार किया था। ठीक है, हमें पूछ रहे हैं सामाजिक सद्भाव स्थापित किसने किया था? हमें सही उत्तर पूछ रहे हैं। तो गुरु नानक ने किया था, कबीरदास ने किया था, ज्ञानेश्वर ने किया था, लेकिन तुलसीदास ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। इसमें डी दिया है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी डी दिया, ये भी नहीं। इसमें भी डी दिया, ये भी नहीं होगा। तो ए बी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल शासन के संबंध में। मुगल प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? मुगल शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुगल शासन केंद्रीकृत तथा निरंकुशवाद पर आधारित थी। ठीक है, तो मुगल शासन केंद्रीकृत तो था, लेकिन निरंकुशवाद पर भी आधारित था। ठीक है, ये जनता के अनुसार शासन नहीं करता था। ठीक है, तो ये निरंकुशवाद पर आधारित था। इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी। ठीक है, केंद्र द्वारा प्रांतों, सूबा तथा दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो ये भी सही है। प्रशासन में मनसबदारों की अहम भूमिका थी। तो ये भी सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुरूप बनाई गई थी। नहीं भाई, इस्लामी कानून के अनुरूप इसकी रूपरेखा नहीं बनाई गई थी। बात कर लेते हैं मनसबदारों की संख्या के बारे में। तो अकबर के समय मनसबदारों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ठीक है, जहांगीर के समय 15 हो गई थी, और औरंगजेब के समय 21 मनसबदारों की हमें जानकारी मिलती है मुगल शासन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए मराठा सरदार एवं कंपनी द्वारा की गई संधि। मराठा सरदार और कंपनी के द्वारा जो संधि की गई है उनके संबंध में पूछा गया है। ठीक है, तो रघुजी भोसला प्रथम, रघुजी भोसला प्रथम इसका हो जाएगा देवगांव की संधि, और दौलत राम सिंधिया सुरजी अनजान गांव की संधि। दौलत राम सिंधिया क्या हो जाएगा, सुरजी अनजान गांव की संधि। तो इसके अनुसार हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला का क्या हो जाएगा 2, पहला का 2 इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। दूसरा का क्या हो जाएगा 3, दूसरा का 3 इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया है, और इसमें केवल इसमें दिया है। ठीक है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा तीसरा, और तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा चौथा, और चौथा का क्या हो जाएगा पहला। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी सत्य कथन पूछ लिया जाता है और कभी कभी असत्य कथन भी पूछ लिया जाता है, और हमें क्वेश्चन को पढ़ने में हमारे द्वारा क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो जाती है। हमें पूछा है असत्य कथन, किसके संबंध में, तो भक्ति काल के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था। तो ये बिल्कुल सही है भाई, वैष्णव आचार्यों को क्या कहा जाता है, तो अलवार कहा जाता है। ठीक है, अलवार संत द्वारा भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अलवार संतों की संख्या की बात करें तो 12 अलवार संतों की संख्या है। दूसरा क्या कहता है कि मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो ये भी कथन एक प्रकार का सही है। ठीक है, यह 2 शाखा निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में प्रकट हुआ, तो ये भी सही है। इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ, तो ठीक है, ये भी उत्तर सही है। तो मेरे अनुसार तो इसमें सभी उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि जब हम भक्ति काल के पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उस समय अरबों की आक्रमण तेजी से होने लगा था। ठीक है, हिंदुओं के सामने उसके ही मंदिर और देवतुल्य देवताओं की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। सही उत्तर सभी ऑप्शन हो जाएगा, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है। हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सा नदी बनाती है, चिनाब नदी नहीं भाई, झेलम नदी नहीं, रावी नदी भी नहीं, सिंधु नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, झेलम नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, विस्तता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। ठीक है, और चिनाब नदी का आस्किनी इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित है। कह रहा है भारत एक गणराज्य है। ठीक है, गणराज्य के बारे में पिछले ही वीडियो में आपको मैंने बताया था कि गणराज्य क्या है। भारत एक गणराज्य क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है, एक प्रकार का लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक, संसदीय प्रणाली यानी कि उत्तरदायी शासन, संसदीय प्रणाली मतलब उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कोई भी पद वंशानुगत नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये भी सही होगा। मैंने बताया था कि गणराज्य गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां की सर्वोच्च पद क्या होता है, निर्वाचित होता है, और भारत का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है, ना कि मनोनीत। तो ये भी आंसर सही होगा। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो ये भी सही होगा। तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी ई। सी डी ई कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी डी डबल सी हो गया ना, ये ई है। ठीक है, सी डी ई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है।
मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप मुंगेली में है क्या? नहीं। बलरामपुर में भी नहीं, जांजगीर चांपा में भी नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिलासपुर में मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भारतीय संविधान से संबंधित है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की शक्तियां है? सर्वोच्च न्यायालय के पास किस प्रकार की शक्ति है? आदेश जारी करना, बिल्कुल आदेश जारी करता है भाई, रिट से तो जारी करता है ना, निर्देश भी जारी करता है और लेख भी जारी करता है, लिखित रूप में लेख जारी करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का क्या जारी करता है? रिट से जारी करता है। ठीक, तो हमें किस प्रकार की शक्ति है ये पूछा गया है। तो आदेश भी जारी करता है, निर्देश भी जारी करता है और लेख भी जारी करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से संबंधित है। पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ था? ठीक, क्या पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ था? तो संगीत के क्षेत्र में हुआ था भाई, साहित्य के क्षेत्र में भी हुआ था, और ए बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि किसका उदाहरण है? पूछ रहे हैं कि धर्म, विवाह, परिवार और जाति ये किसका उदाहरण है? सामाजिक मूल्यों का? मूल्य नहीं भाई, मूल्यों का उदाहरण नहीं है। सामाजिक मानकों का? नहीं। समाज में जो मानक है उनका उदाहरण है क्या? नहीं। समाज के सामाजिक खंडीय खंड के रूप में नहीं भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो धर्म, विवाह, परिवार और जाति ये एक सामाजिक संस्था का उदाहरण है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में लिंग तथा विकास का परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम क्या है? लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम क्या है? कल्याण, सशक्तिकरण और विकास? नहीं भाई, ये उल्टा दे दिया है। सशक्तिकरण, विकास, कल्याण ये भी नहीं। विकास, कल्याण, सशक्तिकरण ये भी नहीं। पहले कल्याण होगा, फिर विकास होगा, फिर सशक्तिकरण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुप्त वंश से संबंधित है। निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे? कौन सा शासक गुप्त वंश के थे? और पूछ रहा है कालानुक्रम द्वारा निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक की बात कर लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो सर्वप्रथम तो श्रीगुप्त आएगा भाई। तो श्रीगुप्त कहाँ है? शी, तो सी पहले आएगा। ठीक, सी पहले आएगा, सी पहले आएगा। केवल सी ऑप्शन में ही सी पहले है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पहला क्या आएगा? सी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, समुद्रगुप्त। फिर आएगा रामगुप्त, फिर आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, तो अच्छा समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, स्कंदगुप्त ने अपने राज्य को हुनों से बचाया था। हुनों के आक्रमण से बचाया था। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? CABD इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब पूछ रहा है सत्य। पिछले कुछ क्वेश्चनों में असत्य कथन को पूछा था, अब पूछ रहा है सत्य कथन। ठीक है, तो सत्य कथन पूछ रहा है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि सूर्य ग्रहों की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो हमारा सूर्य की तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक,
सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? नहीं भाई, ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता और ना ही खुद का एनर्जी होती है, ठीक है। तो ग्रह किससे चमकता है? तो ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। चंद्रमा सौर मंडल का एक ग्रह है। ग्रह है बोल रहा है, चंद्रमा सौर मंडल का हिस्सा तो है लेकिन एक ग्रह नहीं है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, न कि ग्रह है। तो ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। भैया सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पृथ्वी नहीं है, बल्कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है? बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह पूछ लिया जाए तो शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए पूछ रहा है। रचना दिया है और उधर लेखकों का नाम दिया है, ठीक। मुल्ला दाऊद, अच्छा मुल्ला दाऊद, तारिक ए अल्फी, तारिक ए अल्फी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का एक हो जाएगा। मुतमाद खान, नुस्खा ए दिलखुश, नुस्खा ए दिलखुश, और खाकी खान, इकबाल नामा, और भीमसेन मुतकबुल लुबाब, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस में ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, ठीक। गरीबी रेखा ये तो है भाई, ठीक है। जीवन की मूलभूत अवस्था ये भी है। मटेरियल डेप्रीवेशन ये भी है, लेकिन डेप्रीवेशन इंडेक्स है ये संबंधित नहीं है पूर्ण गरीबी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेप्रीवेशन इंडेक्स सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ठीक है, सीसीई के बारे में पूछा है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? कक्षा उन्नति के लिए, कक्षा के उन्नति के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है क्या? कक्षा के उन्नति के लिए नहीं, बच्चों के सीखने में मदद के लिए, ठीक है, हो सकता है। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए नहीं। पूर्णतः प्रमाण पत्र, पूर्णतः प्रमाण पत्र गलत, ठीक। तो बच्चों के सीखने में मदद के लिए, ठीक है, बच्चों के लर्निंग में हेल्प के लिए सीसीई महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने में मदद के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस्तर में गढ़वा शिल्प निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, गढ़वा शिल्प में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का बांस नहीं, पीतल और जस्ता ये भी नहीं, लोहा और शीशा ये भी नहीं, ठीक है। तो गढ़वा शिल्प में पीतल और कांसा का उपयोग करके एक कलाकृति दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? गढ़वा शिल्प। तो पीतल और कांसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी का पेडोलॉजी से है, सोशल साइंस पेडोलॉजी से है, कि यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपकी कक्षा है और आपकी कक्षा में यदि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो आप एज ए शिक्षक क्या करना पसंद करोगे? क्या प्रश्नों के उत्तर श्याम पट पर लिख देना चाहिए? क्या प्रश्नों के उत्तर श्याम पट पर लिख दोगे क्या? तो नहीं भाई, ठीक है, सीख नहीं पा रहे हैं तो उत्तर को लिखने से थोड़ी ना सीख जाएंगे, ये उत्तर नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्लास तो देंगे ही नहीं। कहीं पर यदि वर्ड लिखा जाएगा एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए तो आंख मूंद के उस ऑप्शन को कट कर देना है आपको, ठीक है। बच्चों के अभिभावकों से शिकायत भी नहीं करना है, ठीक है, शिकायत भी नहीं करना है, ये एक निगेटिव टर्म है, ठीक है। तो क्या करना है? अपनी शिक्षण विधि में, अपनी टीचिंग मेथड में बदलाव करना है ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। तो एक शिक्षक को अपनी टीचिंग मेथड में बदलाव जरूर करना चाहिए। यदि
उसके कक्षा के बच्चे ठीक 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 तरह से सीख नहीं पा रहे हैं तो टीचर को अपने टीचिंग मेथड में क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है। पूछ रहे हैं जूट उद्योग किस स्थान पर नहीं है। टीटागढ़ में है, बिरलापुर में भी है और बांसबेरिया में भी है, लेकिन रानीगंज में जूट उद्योग नहीं आता। जूट उद्योग, प्रथम जूट उद्योग 1955 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ खुलता है, तो बंगाल में खुलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक तरफ सिंधु घाटी के स्थल का नाम दिया है और दूसरी तरफ वह कौन से नदी के तट पर है, कहाँ अवस्थित है, उसको दिया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। या रावी नदी के तट पर है। अच्छा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, और कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर, और लोथल कौन से नदी के तट पर हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के तट पर। लोथल खंभात की खाड़ी यानी कि भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार सही उत्तर को हमें चुनना है। तो एक का दूसरा इसमें है क्या, नहीं। एक का दूसरा इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल ए ऑप्शन में एक का दूसरा है। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कलिबंगन घग्गर नदी के तट पर, और लोथल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में क्या नहीं लिखा है, संविधान में क्या नहीं लिखा है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल, अच्छा मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल, बजट या प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, लोकसभा की अवधि 5 साल का होगा। संविधान में क्या नहीं लिखा है पूछा है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल यहाँ मूल संविधान में आना चाहिए। मूल संविधान में क्या नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो मंत्रिमंडल 42 मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है आपातकाल के संबंध में। ठीक है, कब जोड़ा गया, तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 को जोड़ा गया था। ठीक है, आंतरिक ये नहीं होगा, आंतरिक मंत्रिमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता, और बजट शब्द का उल्लेख भी भारतीय संविधान में नहीं मिलता। मैं फिर से बोल रहा हूं, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता, बल्कि बजट के बदले वार्षिकी वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 112 में मिलता है। ठीक है, वार्षिकी वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, अनुच्छेद 74। ठीक, अब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 75(3) में मिलता है। ठीक है, सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो प्रधानमंत्री है या मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होगा, और यह आर्टिकल 75(2) में उल्लेखित है। ठीक, तो ये भी सही होगा। ठीक, ये भी सही होगा, और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, तो ये भी सही होगा। तो DE
एफ जी सही होगा। तो डी इसमें है, डी ई एफ जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से संविधान के बारे में है कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा। नए चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। राष्ट्रपति कार्यकारी उपराष्ट्रपति को नामित करेगा, नहीं भाई नहीं करेगा। ठीक, संसद कार्यकारी उपराष्ट्रपति चुनेगी, नहीं चुनेगा। ठीक, राष्ट्रपति का उपसभापति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा, नए चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त ही माना जाएगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा में दिव्यांग बच्चे हैं, यदि आपकी कक्षा में दिव्यांग बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अब जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो, यदि उस कक्षा में दिव्यांग बच्चे हैं तो आप क्या करोगे। क्या उनके माता पिता को समझा देंगे कि उन्हें विशेष स्कूल में भेजें, तो ये नहीं। ठीक है, विशेष स्कूल में नहीं भेजना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का बात करता है एनईपी 2020, समावेशी शिक्षा का बात करता है जिसमें सभी वर्ग के बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि के बिना परवाह किए एक ही छत के नीचे शिक्षा देने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उन्हें अन्य बच्चों से दूर दूर नहीं बैठाएंगे, एक साथ ही बैठाएंगे, एक ही कक्षा में बैठाएंगे। ठीक है, आवश्यकता अनुसार सीखने में मदद करेंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन उन्हें चुपचाप भी बिल्कुल नहीं बैठाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांग बच्चे हैं तो आवश्यकता अनुसार उन्हें सीखने में क्या करेंगे, हम मदद करेंगे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछ रहे सुमेलित नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये हमें पूछ रहा है। ऋग्वेद, अच्छा इधर वेद दिया है और इधर ब्राह्मण ग्रंथ दिया है। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरे, ये तो सही है। ये ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। ठीक है, ऐतरे इसका सही है। सामवेद क्या है, गद्य एवं पद है, सॉरी सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। ठीक, सारे गमा पाधा निशा की उत्पत्ति इसी वेद से हुआ है। जैमिनीय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, पंचवीं तथा षण्वीं भी इसका ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद तैत्तरीय, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये गद्य एवं पद्य दोनों में स्थित है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में स्थित वेद है। और अथर्ववेद को जादू टोना का वेद, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। और इसकी ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ नहीं बल्कि क्या है, भूपत इसकी ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। और हमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भारतीय संविधान के बारे में पूछा है। इस संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन सा न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्यायालय के प्रति जवाबदेह कौन नहीं होगा, ये पूछ रहा है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राज प्रमुख कहने का तात्पर्य क्या है, तो राज्यपाल है। तो राज्यपाल भी अपने कार्यकाल में किए गए कार्य के प्रति किए गए कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, तो ये भी सही होगा। और ये राज्यपाल, ठीक, राज प्रमुख एक प्रकार के राज्यपाल ही है। ठीक है, और राज्यपाल, ठीक है, तो तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक, ए बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से संविधान से हैं। कंटिन्यू 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा भारतीय संविधान से देखने को मिल चुका है। ठीक, इधर अध्याय दिया है और इधर उसका विषय दिया है कि पूछ रहा है, और भारतीय संविधान के भाग 7 के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अध्याय
अध्याय एक कहता है वित्त के बारे में बताता है हमें। अध्याय एक वित्त संबंधित प्रावधान के बारे में हमें बताता है। अध्याय दो उधार लेना। इस संबंध में एक बार उत्तर को मैच कर लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। ए का तीसरा इसमें दिया है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा इसमें दिया लेकिन इसमें भी नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, ए। बी का ए इसमें दिया है क्या, नहीं। ठीक है, केवल इसमें दिया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है। ठीक, कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है। ठीक, कोया जनजाति सबसे ज्यादा बीजापुर जिले में निवास करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीजापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे मतलब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें पूछा गया है। ठीक है, तो राकी पर्वत नहीं, ठीक है, अल्पस पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत भी नहीं। ठीक है, हिमालय सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट इसका सर्वोच्च चोटी। ऊंचाई की बात करें तो 8,848.88 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, ये सर्वोच्च चोटी विश्व की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी होने के साथ विश्व की सर्वोच्च चोटी एंडीज पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबी पूछ रहे हैं, ऊंची नहीं, तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, एंडीज, और ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अच्छा, उत्तरी अमेरिका की सबसे, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकेले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अतः एशिया की तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एशिया की माउंट एवरेस्ट, एशिया की माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और यूरोप की बात करें, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो माउंट एलब्रूस इसकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी तो माउंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिको का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पेडोलॉजी है, सामाजिक विज्ञान पेडोलॉजी से है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूछ रहे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। पुस्तक पाठन विधि नहीं भाई। ठीक है, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है। निगमन विधि में क्या बताया जाता है, पहले नियम से इसकी ओर चलते हैं, उदाहरण की ओर। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि नहीं, ये शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक, क्षेत्रीय भ्रमण विधि, क्षेत्र भ्रमण करने से बच्चों में क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक, तो क्षेत्रीय भ्रमण विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोत्तम अच्छी विधि पूछ रहा है, मतलब सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगा, तो क्षेत्रीय भ्रमण करने से। ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रतिशत पूछ रहा है, किस जिले में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो नारायणपुर में है क्या, नहीं। ठीक, दंतेवाड़ा में भी नहीं है और ना ही बस्तर में। अधिकतर लोग यहाँ बस्तर सही उत्तर लगा देंगे, लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या कहाँ, तो बीजापुर इसका सही उत्तर जाएगा, बीजापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से पेडोलॉजी से है, पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक कक्षा
उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8 क्लास के स्तर पर सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान को क्यों पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। देश के भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी हेतु नहीं, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा, हमें क्या ढूंढना है, सामाजिक कार्यों में आम जनता की भागीदारी हेतु हो सकता है ये भी, लेकिन देखते हैं, परीक्षा नहीं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फिर से देखते हैं कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना का विकास करने हेतु, क्या पूछ रहे हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना का विकास हेतु, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेस्ट उत्तर यही होगा। तो हमारी जो मानवीय मूल्य है उनके प्रति हमारी जो संवेदना है उनका विकास हेतु उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इस राज्य के कोसगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त है, ठीक है, किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त है, प्रतापमल का नहीं, द्वितीय ने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का स्थापना किया था, ठीक। कल्याण साय नहीं, ठीक है, बहरेंद्र साय ने ही कोसगई किले का निर्माण करवाया था, ठीक है, कोसगई किले में किले का निर्माण कराया था और इसका शिलालेख यहीं से प्राप्त होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहरेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूफी संत है और दूसरी तरफ उसके द्वारा मतलब संबंधित जो सिलसिला है वो, ठीक है। मैंने पिछले दोनों वीडियो में बताया था कि भारत में सूफी सिलसिला कितने हैं, सूफी मत की कितने सिलसिला हैं, तो 12 सिलसिला, ठीक है। सूफी मत की कितने सिलसिला हैं, तो 12, ठीक है, 12 सिलसिला सूफी मत के भारत में प्रचलित है, ठीक है। तो शेख बहुद्दीन जकरिया कौन से संप्रदाय से हैं, तो ये हैं सुहारवादी, ठीक। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय, ये क्या हो जाएगा, चिश्ती संप्रदाय। इसके अनुसार इसका उत्तर देख लेते हैं, ए का क्या हो जाएगा, चौथा इसमें नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ए का दूसरा इसमें दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ए का तीसरा इसमें दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा ऋषि सिलसिला। सैयद अली हमदानी ऋषि सिलसिला से हैं और शेख सफरुद्दीन सहाया ये फिरदौसी संप्रदाय से हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता है, भू राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग का, ठीक है, कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग, ठीक है। लोहाध्यक्ष नहीं होता, लोहाध्यक्ष था ही नहीं किसी भी प्रकार का, ठीक है। सन्निध्याता, क्षमाकर्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भू राजस्व विभाग से संबंधित था, सन्निध्याता, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षमाहर्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी से है, प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया, पूछ रहा है कि प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो एन स्ट्राहलर नहीं, ए बी टेलर ये भी नहीं, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ये भी नहीं, ठीक है। WJ मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। प्लेट विवर्तनीय को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के क्रांति के संबंध में फिर से पूछा गया है। 1857 का क्रांति आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप में लिखा गया है, इसे पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, ठीक है।
पूछ क्या रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछ रहा है। सत्य कथन कौन सा नहीं है, ये हमें पूछा गया है। ठीक, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई, तो बिल्कुल हुई भाई। 1857 की जो क्रांति थी वो हिंदू मुस्लिम एकता की समागम का ही तो परिणाम था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये भी। पिछले वीडियो में ही बताया था 1857 के क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है, भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या कह रहे हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में भारी परिवर्तन आया। तो ये भी परिवर्तन आया तभी तो समाप्त किया ना। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो शासन था भारत में उसे समाप्त कर दिया गया, तो परिवर्तन तो हुआ ना। तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। नहीं भाई, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या 1857 की क्रांति सफल रहा? तो नहीं रहा भाई। तो 1857 की क्रांति सफल नहीं रहा। ठीक है, बहुत से कारण है 1857 की क्रांति का सफल न होने का। ठीक है, जैसे कि सिंधिया राजघराने के जो राजाएं थे, वो उन लोगों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों का मदद किया था। ठीक, और भी बहुत से कारण हैं इसके कारण 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया था। नहीं भाई, यही उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि हमें सत्य नहीं है पूछा गया है, तो सत्य यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल शासन के क्रम में है। मुगल और राजपूतों का संबंध भी आप लोगों को पढ़ना है, केवल मुगल काल नहीं पढ़ना है, मुगल के साथ राजपूत को क्या संबंध है ये पढ़ना है। क्योंकि मैंने इससे 2 वीडियो पहले में बताया था मुगल और राजपूत का संबंध। ठीक है, वैवाहिक संबंध बताया था और भी बहुत से संबंध थे। ठीक, मुगल शासन काल के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि मुगल भारत में व्यापार के विकास के निम्नलिखित क्या कारण थे। मुगल भारत में व्यापार के विकास के निम्नलिखित क्या कारण थे। मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। अब जानते हैं भाई, मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना तो किया था। ठीक है, मुगलों का शासन कब से कब तक चला, 1526 से 1857 तक चला। और अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम कौन था, बहादुर शाह जफर था, अरे ये 1857 का अखिल भारतीय नेता भी था, 1857 के क्रांति का अखिल भारतीय नेता भी था। यातायात एवं संचार के साधन